शो में 43% अवाम ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। हुक्मरान और सियासी जमातें अवाम के मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स। क्या ये है नया पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज हमने एक सर्वे IPSOS का देखा और इस सर्वे के बाद इस प्रोग्राम में पहले उस सर्वे को डिस्कस करते हैं। इस सर्वे में बताया गया कि 43% पाकिस्तानी, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इसको कहते हैं, 43% पाकिस्तानी, मेजॉरिटी जो ख्याल था उनका कि महंगाई इस मुल्क का सबसे बड़ा या परेशान कुन मसला है जिसकी वजह से वो तंग है। इसके बाद लोगों ने बेरोजगारी को तकरीबन 14% ने और 12% ने कहा कि गुर्बत एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो लोग तंग हैं। ये मजमूई तौर पर सर्वे जो है अक्कासी करता है और इसमें पाकिस्तान की मईशत का जो तयन है या जो सिमत है मुल्क की, उस पर भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। तकरीबन 87% लोग थे, 87% लोग जो है वो मुतमईन नजर नहीं आए मुल्क के करंट डायरेक्शन से, और तकरीबन 46% जो लोग हैं वो माशी कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आए। लेकिन हैरानकुन बात इस सर्वे में ये भी सामने आई कि आगे यानी मुस्तकबिल के हवाले से अगर उनसे पूछा जाए कि मुस्तकबिल में जो इकोनॉमिक डायरेक्शन उनको नजर आता है, क्या वो उससे उम्मीद रखते हैं या डिसअपॉइंटेड हैं, तो तकरीबन 64% ने कहा कि वो उससे भी उम्मीद नहीं रखते कि आगे जाकर हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात की अक्कासी है। मैं ये सर्वे 43% जो महंगाई से तंग है, ये शायद कम बताई जा रही हो फिगर, या फिर ये सैंपल साइज के मुताबिक कम आई हो, लेकिन आप मजमूई तौर पे आम आदमी से पूछें, कोई भी आम आदमी हो, वो नौकरी पेशा हो, कारोबारी तबके से ताल्लुक रखता हो, कहीं पर भी हो, वो आपको बताएगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई बन चुका है। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह है नाज़रीन कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं या हुकूमत जो तबका है, उनका सबसे बड़ा मसला अभी तक महंगाई नहीं बना है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस और गैप आ रहा है। और इस गैप की वजह से हमने देखा है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है, एक मिनी बजट आने वाला है। इस मिनी बजट के अंदर कुछ सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म होंगे, कुछ और अहम मामलात होंगे जिससे महंगाई पर और ज्यादा असर पड़ेगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। उन पूरी मामलात ये जो समराइज करें अगर, तो एक और इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होगी वो तकरीबन जो सेल्स टैक्स है उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा। बहुत सी अशिया के ऊपर 0 है, बहुत सी 5 है, बहुत सी पे 9 है, 10 है, 13 है, उन सबको 17% कर दिया जाएगा। महंगाई का एक सैलाब, महंगाई का एक तूफान सा आएगा, यानी ग्रोथ रेट मजीद इफेक्ट हो सकता है। ये शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, इंडस्ट्रीज पे कुछ इंपैक्ट आएगा जब सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म होंगे। जाहिर बात है इंडस्ट्रीज अपने आप तक नहीं रखेंगी, वो उसको पास ऑन करेंगी, आम आदमी, आम सारिफ तक असर आएगा, और ज्यादा इस वक्त बेरोजगारी और ज्यादा कुव्वत खरीद इस पर जो है कम होगी लोगों की। तो ये सूरत हाल आइंदा कुछ दिनों में खुद हुकूमत कह रही है कि आगे नजर आ रही है। मजबूरी तौर पे अभी लोग 43% महंगाई से परेशान है, शायद आगे ये और फिगर बढ़ जाए और इसका कोई पुरसाने हाल होगा या नहीं होगा, या हुकूमत कुछ सोच रही है, अपोजिशन कुछ सोच रही है, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन एक सवाल और, मैं इससे पहले नाज़रीन बढ़ाऊं, मैं शेख वकास अकरम साहब को इंट्रोड्यूस कराऊं प्रोग्राम में। साबिक वफाकी वजीर है, सीनियर सियासतदान है, अहम उमूर पर गहरी नजर रखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप होंगे हमारे साथ साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और माशी उमूर पे थोड़ा उनसे बात करेंगे, और साथ साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अब्दुल समी खान साहब भी इस प्रोग्राम में साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि कल हड़ताल क्यों होने जा रही है, पेट्रोल पंप्स पे क्या सूरत हाल है, क्यों इस पर स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। शेख वकास साहब, आपकी तरफ आते हुए आपसे पहले सवाल यही है कि क्या हुक्मरान तबका, अपोजिशन, ये सब, ये 43% अवाम तो कह रहे हैं उनका नंबर 1 कंसर्न महंगाई है, क्या उनका कंसर्न है महंगाई? जो हुक्मरान हमें रूल कर रहे हैं उनको पता है कि महंगाई इज अ बिग कंसर्न, या उनको कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे इस मसले से? शेख वकास साहब, आपका तज्जिया क्या है इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से जितने भी वज़ीर ख़जाना आए हैं, चाहे वो शेख हफीज़ साहब थे, चाहे शौकत तरीन साहब हैं, चाहे शौकत अज़ीज़ साहब थे, और इसके अलावा जितने भी लोग आते रहे हैं, जो कभी अमेरिका से, कभी लंदन से, कभी सिटी बैंक से, और शौकत तरीन साहब ख़ुद भी एक बैंक के मालिक रहे जो बाद में फ़रोख्त हुआ, और ठीक ठाक अरबपति आदमी है। मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि ये लोग जो हैं, इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने किताबें भी पढ़ी हैं, महकमे भी चलाए हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ तनख्वाहें लेते रहे हैं, उसके बाद उसी प्रिविलेज के तहत ये
इदारों के ज़ेर असर आके ये लोग वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं और सियासी लोगों की नालायकी और कमज़ोरी की वजह से। और अल्टीमेटली जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं ऐसे ही दे सकता हूँ कि वो जो कंसर्न इस वक्त आपने तो 43% कहा, मुझे तो जो आदमी मिलता है मुझे तो ऐसे लगता है कि 70-75% आदमी जो है उनका कंसर्न यही है कि महंगाई है, सुबह महंगाई, शाम महंगाई, और महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। ये इस क्लास का इशू नहीं है महंगाई, ठीक है ना जी। जो रेंज रोवर्स पे और लैंड क्रूज़र्स पे और 4-5-7 करोड़ रुपए की एस क्लास के ऊपर जो है वो दफ्तरों में आते जाते हैं, वो वज़ीर ना भी हों, जिनके अरबों रुपए के कारोबार हैं, आप क्यों समझते हैं कि महंगाई उनका कंसर्न है? उनके लिए तो जस्ट टारगेट्स हैं। वो टारगेट्स क्या है? IMF ने कह दिया है, सरकार ने कह दिया है कि टैक्स कलेक्शन इतनी होनी चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन इतनी होनी चाहिए, और वो उन्होंने करनी है और वो करके देते हैं। किसी के बाप का क्या जाता है। बात ये है कि ये जो कर रहे हैं ये कोई वज़ीर ख़जाना को ही करना पड़ता है, टैक्स भी लगाने पड़ते हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी उसका काम है, उसकी नौकरी है, मगर एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। एट द एंड ऑफ द डे एज अ गवर्नमेंट और एज अ पार्टी यू आर रूलिंग पीपल, ठीक है जी, और पीपल कंसर्न जो है वो सबसे पहले है। आप किसी आदमी को इकॉनमी ठीक करते करते इतना पुश कर रहे हैं कि कल वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। जब आप उसको फाकों पे ले आएंगे और अल्टीमेटली लोगों को निचोड़ेगा ना, आप अमीर आदमी को निचोड़ेंगे, वो उनको निचोड़ेगा, वो उसको निचोड़ेगा। टैक्स तो हर कोई दे रहा है, ये तो कहानी लोगों को हुकूमतें डिफरेंट सुनाती, कोई नहीं टैक्स दे रहा। वो भाई जो टूथपेस्ट खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो एक माचिस की डब्बी खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो अपना पॉलिश खरीद के ला रहा है, जो कुछ खरीद, एक बल्ब घर का खरीद के ला रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है। बिजली जो पे कर रहा है, आप बिजली के अंदर कितने टैक्सेस आप बिजली के बिल में लगा के टैक्स तो पाकिस्तान का हर आदमी दे रहा है। मगर देखना यह है कि वो जो टैक्सेबल इनकम किसकी है, कौन उसमें सर्वाइव कर सकता है, किस तबके पे वो लगना चाहिए, ये बहुत सारा इसमें तजाद है। खान साहब जो बातें अपने इलेक्शन में किया करते थे वो बातें उस तरीके से नहीं हो सकी, और उनके लिए बड़ा आसान है ये कह देना। वो मैंने उस वक्त कहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हालात कैसे हैं, और हालात बड़े ख़राब ने, इस वास्ते मैं और जनाब दी सारी कौम की तबीयत साफ़ करने वास्ते मैं तैयार हो गया। इस तरह नहीं होता तरीके। आपने अवाम की बात की, आपने एक दुरुस्त बात की कि अवाम ही जब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो प्रोग्राम है जिसको हम मुआहदा कर चुके हैं IMF के साथ, जो भी है, इसके बाद जो महंगाई का तूफान आना है, ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सेल्स टैक्स रेट हो जाएगा और एग्जेम्पशंस और नए टैक्सेस और डेवलपमेंट स्पेंडिंग कट होगी, सब कुछ होगा, तो इसके बाद आपको लगता है अवाम और ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकेगी? अवाम करने देगी सर्वाइव, क्योंकि ऑपोजिशन कुछ करेगी, कोई कुछ करेगा, क्या होगा? ये ऐसे चलता रहेगा? ये पैकेज, ये इस पैकेज का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इस मुआहदे का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो महंगाई की सूरत में जितना नीचे जल्दी जाएगा उतना जल्दी अवाम का भी सर ले जाएगा, और हुकूमत का सर तो ले गया है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब इस किस्म के मुआहदे के इफेक्ट के बाद और इतनी महंगाई के बाद वापस अवाम में जाके जो है वो 1.5 साल बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, टेलीविजन के ऊपर बैठ के तबसरों में ये बात करना बड़ा आसान है, और असी लड़ लांगे, असी टा देंगे, असी चढ़ जाएंगे, वो सारा कुछ ठीक है। जिसले अवाम में जाओगे तबीयत साफ़ हो जाएगी। एग्जैक्टली। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शिवका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्ज़ हुक्मरानी, आप खुद भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, तर्ज़ हुक्मरानी पे नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाएंगे, क्योंकि कल शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ा एक इंकशाफ किया है। अभी आपने देखा था उन्होंने एक लफ्ज़ का यो एक्सचेंज रेट को बना दिया है कि ऊपर नीचे जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, उस पर उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ किया है। मैं भी सुन के इस वक्त मैं भी सुन के वो हो गया कि आखिरकार ये मुल्क कैसे चल रहा है। इस ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे भी और उस पर बात भी होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन अहम तरीन सवालात IPSOS का एक सर्वे आपके सामने रखा है, जिसमें लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न या परेशान कुन मसला जो है वो महंगाई है अवाम का। क्या हुक्मरान तबके का भी है? मेरी मुराद तमाम हुक्मरान भी और सियासी जमातें भी, उनकी भी है ये कंसर्न नंबर 1 या नहीं है? ये सवाल हमने उठाया। दूसरा अहम सवाल है तर्ज़ हुक्मरानी के ऊपर। हम सब ने देखा कि किस तरह एक्सचेंज रेट के साथ जो अनप्रेसिडेंटेड था कि 5 रुपए 7 रुपए ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, ये क्या खेल हो रहा था? सारा सेंटिमेंट, कॉन्फिडेंस, मार्केट ब्लीड कर रही है, ये जो पूरा सिलसिला चलता रहा। इस पर शौकत तरीन साहब ने जो फरमाया कल एक इंटरव्यू की तरह नदीम मलिक साहब को, स्टेट बैंक में काफ़ी काबिल लोग बैठे हैं, उन्होंने सीखा होगा। तो अभी हम सीखने के अमल में ट्रायल एंड एरर चल रहा है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं जो सीख रहे हैं
मुल्क की मईशत के साथ खेल के सीख रहे हैं। ये कोई बावर्ची खाने में कोई खाना बनाना सीखता है कि मिर्च ज़्यादा हो जाए, मिर्च कम हो जाए, वो समझ में आता है कि खाने में आगे पीछे हो जाए। ये मुल्क के साथ सीख रहे हैं स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स। ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो मुशीर ख़जाना कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि वो सीख जाएंगे, आगे जाके सीख जाएंगे, अभी सीखा नहीं है। वो सीख जाएंगे कब खरीदना था, कब बेचना था डॉलर को। तो ये सीखने का अमल है। मैं हारून शरीफ साहब को भी खुशामदीद कहूँ। शेख वकास अकरम साहब, आप खुद वफाकी वजीर हैं, ये कौन सा तर्ज हुक्मरानी है और ये कैसा एतराफ़ है, जुर्म है इसको कि हम कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं अभी कि ये डॉलर ऊपर नीचे हो रहा था एंड वी लर्न इट, आगे नहीं होगा। अब मैं नाहली का तो कोई उसका कोई जवाज़ कोई नहीं है। जिस वक्त मैंने आपको कहा है कि लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर होते हैं, उस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जो स्टेट बैंक में बैठे हैं वो आज चीज़ें सीख रहे हैं और सीखने के बाद उन्हें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, तो फिर साढ़ा तो खुदा ही हाफिज़ है। मतलब एक तो वैसे ही स्टेट बैंक आपने IMF के हवाले कर दिया है, फिर जो उस हवाले से आपने बिल पास किया है उसको वैसे ही आपने किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी से फारिग कर दिया है। किसी को जवाब दे कोई नहीं है, अपने बोर्ड और अपने चेयरमैन के अलावा उनका सिलसिला कोई नहीं है। उसके बाद उसमें ऐसे लोग बैठे हैं, इतने आज़ाद कर दिए कि उन्हें पूछ कोई नहीं सकता, और इतने नाअहल हैं कि अभी सीख रहे हैं। क्या कहा जा सकता है, बस इनके ऊपर खुदा से इनकी हिदायत के लिए दुआ की जा सकती है। सही। और हारून शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे स्टेटमेंट पे मुशीर ख़जाना के कि वो कह रहे हैं कि अभी सीख जाएंगे स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स, तो ये सीख कर नहीं आते, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हारून शरीफ साहब? जी देखें, जो मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा जो चीज जिसके ऊपर वॉलेटिलिटी आती है या स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो एक गैर यकीनी की फजा है कि आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते रहे, आपका एक्सचेंज रेट शफल होता रहे, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट ना रह पाए। तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं पाकिस्तान की मईशत को पिछले 3, 4, 5 साल से देखता हूं तो एक कंसिस्टेंसी मुझे नहीं नजर आ रही। जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वो स्टेट बैंक पे नहीं, वो सब इदारों पे लागू होता है। देखें, जो इदारों के सरबराह और की ऑफिशियल्स जो हैं, वो जब इस तरह के लोग हों कि जो मार्केट का और दुनिया का उनको तजर्बा हो और वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें, तो मार्केट्स जो हैं आपका और हुकूमत के और इदारों के दरमियान एतमाद की फजा बढ़ती है। लेकिन जब आप ऐसे जिटरी किस्म के फैसले अगर देखें जो कंसिस्टेंसी को मजीद खराब करें, तो ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं फिर बहुत शॉर्ट टर्म पोजीशन लेती हैं, पाकिस्तान के मुतल्लिक लॉन्ग टर्म नहीं लेती, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता कि 1-2 माह के बाद क्या नई चीज होने वाली है। अब आप डॉलर का ही अगर देखिए तो जो लोग हमारे अपना इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे शौकत तरीन साहब ने फरमाया, आई एम श्योर एक स्मार्ट प्लेयर ने मार्केट में जब सस्ता था डॉलर तो उस वक्त स्टॉक कर लिया होगा ताकि उनको फ्यूचर के लिए, जिसको हम हेजिंग कहते हैं, वो हेजिंग कर सके। लेकिन ये ऑपरेशंस करने के लिए हमें बहुत कॉम्पिटेंट, तजर्बाकार और ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका मार्केट से पल पल का राब्ता रहे। तो मेरी अभी भी, पहले भी यही थी और हुकूमत को अभी भी यही एडवाइस है कि इदारों के की लोग जो हैं वो इस लेवल के होने चाहिए। एक तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, दूसरा लोग उनसे सीखें, उनका मल्टी कंट्री, मल्टी मार्केट तजर्बा हो, ताकि लोग इंस्पायर हो कि जी हम इस बंदे पे एतबार कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा पिछले कुछ सालों से ये तजर्बा नहीं रहा है। एक तो तब्दीलियां बहुत हुई हैं, लेकिन जो लोग अभी भी लगाए गए हैं मार्केट्स, उनको आई थिंक ट्रस्ट डेफिसिट हैज वाइडन। ना कि लोग उनसे सीखें, वो तो खुद सीख रहे हैं इस पर। तो जो खुद मुशीर ख़जाना फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो वो खुद सीख रहे हैं। शेख वकास साहब, आपसे पूछूंगा कि फिर इस सिलसिले में अपोजिशन की जो तर्जुमानी अपोजिशन को शायद करनी चाहिए थी, आवाम के जज्बात की, एहसासात की, तो वो भी तो उसमें फेल है। वो क्या अपनी बारियों के इंतजार में है, वो किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है, वो उस तरह तर्जुमानी और आवाज़ नहीं उठा रहे। क्या उठाएंगे या वो भी इसी तरह सुस्त पड़े रहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान की अपोजिशन भी उतनी वेली है और उतनी फारिग है जितनी के हुकूमत है। जितना गिला अवाम को शायद हुकूमत से हो, या जितनी अजियत हुकूमती फ़ैसलों की वजह से आम अवाम, गरीब आदमी को उठानी पड़ी है, उतनी ही अजियत उन्हें उस वक़्त महसूस होती है कि हुकूमत के हर फ़ैसले के ऊपर आवाज़ उठाने वाली अपोजिशन जब उनके इश्यूज़ के ऊपर बात हुई तो उसमें बहुत पीछे रह गई।
अब क्योंकि इलेक्शन जो है वो करीब नज़र आ रहा है, 1.5 साल का वक्त रह गया है, इस वक्त महंगाई का ढोल बजाना वो भी हमें पार्शली कभी जलूस कर लिया, कभी जलसा निकाल लिया, कोई मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं है, वो आवाम के दुखों का मदावा नहीं है। देखें, इन्होंने महंगाई कम तो कर नहीं सकनी, कम से कम आवाज़ तो उठाना इनका काम था, निशानदेही करना इनका काम था, मगर ये अपोजिशन, तमाम पार्टियों की अपोजिशन ने अपने अपने ज़ाती केसेस के अंदर इस तरह इन्वॉल्व हो गए कि इनकी पहली तरजीह सिर्फ इनके अपने केसेस में से निकलना रह गई। कोई नैब की पेशियाँ भुगत रहा है, कोई FIA की पेशियाँ भुगत रहा है, कोई अदालतों में जा रहा है। उसके बाद ये हुकूमत के ऊपर तनकीद तो करते हैं, शायद ठीक भी करते हों, मगर जो ये काम ठीक नहीं करते वो ये है कि इनको पहले साल से ही अवाम के हक़ में महंगाई के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करनी चाहिए थी। देखें, अपोजिशन जो है वो निशानदेही करने के बाद गवर्नमेंट्स पे प्रेशर ही डाल सकती हैं, इसके अलावा अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं होता। बातों के अलावा, नारों के अलावा, तकरीरों के अलावा अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं होता। और मुझे अफसोस ये है कि जो कुछ इनके पल्ले था इन्होंने वो भी इस्तेमाल नहीं किया और सही तरीके से अवाम की तर्जुमानी नहीं कर सके। इसीलिए आप देखें कि सरकार की कॉल पे अवाम नहीं निकलती, दूसरी तरफ से अपोजिशन की कॉल पे अवाम नहीं निकलती, मगर तीसरी तरफ जब लब्बैक की कॉल जाती है तो हज़ारों लाखों लोग बाहर निकल आते हैं। अब आप देख लें, हालांकि महंगाई कंसर्न सबसे बड़ा है, इसके बावजूद अपोजिशन लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रही है। इसकी वजह यह नहीं है कि महंगाई इशू नहीं है, इसकी वजह यह है कि वो अपोजिशन पे भी यकीन नहीं करते इसी तरीके से जिस तरह वो सरकार पे नहीं करते। एग्जैक्टली। अच्छा, और अपोजिशन पे जब बात करते हैं तो इमरान खान साहब कल भी कह रहे थे कि कर्जों के हवाले से जो कर्जे हैं वो उनका एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने इतने कर्जे लिए। वो क्या कह रहे थे नाज़रीन, पहले आपको सुनाते हैं, फिर कुछ हकायक भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बार बार केसेस बनाने की बात, ये एहतसाब की बात, कल भी उन्होंने कुछ फर्क से क्या कहा था वज़ीर साहब ने। अब जिधर हम पहुंच गए हैं, हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि इस मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हो, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। अब एक कर्जे ले लिए इतने, पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। यानी ये मैं कई दफा हैरान होता हूं कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त कि आपने कैसे 6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा ले गया अब 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नहीं हुए चले जिससे आमदनी भी होती। तो 6,000 अरब से 30,000 अरब तक कैसे वो ये, लेकिन जो अपना खुद सेनेट में डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने जमा कराया, उस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो 2018 में, जून 2018 में मुल्क का मजमूई जो टोटल पब्लिक डेट है वो 25 खरब रुपए, 25,000 अरब रुपए था, जिसमें डोमेस्टिक तकरीबन 16 है और तकरीबन 8.5 अरब एक्सटर्नल डेट था। इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 16,000 अरब का और ये 41,000 अरब तक पहुंच चुका है। इसमें आपके डोमेस्टिक डेट में तकरीबन 10 खरब का इजाफा हुआ है, एक्सटर्नल डेट में तकरीबन 6 खरब का इजाफा हुआ है। अब ये शेख वक़ार साहब, ये तकरीरें कौन वज़ीर साहब को फरमाता है कि ये इस तरह की बातें करें कि वो बोल रहे हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए, और ये जो 16,000 अरब 3 साल में बढ़ गया है, इसका हम किससे पूछें जाके कि किसने बढ़ाया ये कर्जा और क्यों बढ़ा ये कर्जा, इससे हुआ क्या, इस कर्जे से कौन सी डेवलपमेंट हुई है, इस कर्जे से कौन सी रोडें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आखिरी गवर्नमेंट तक था, खान साहब ने वो सब मिला के जो है ना उससे ज़्यादा कर्जा अपने पिछले 3 साल में ले लिया। अभी तो इनकी टर्म भी पूरी नहीं हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप जब आए थे, क्योंकि आप क्लेम करते थे आप बड़े पढ़े लिखे प्रोफेशनल टेक्नोक्रेटिक अप्रोच रखने वाले आदमी हैं और आप हुकूमत में आने से पहले हर चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। यही बातें आप करते रहे अपने जलसों में, स्क्रीन्स पे दिखाते रहे इकॉनमी किस तरह बेहतर हो सकती है, इंडिकेटर्स क्या हैं, आप किस तरह बेहतर करेंगे, कितने पैसे कहाँ से लाएंगे। सो यू गेव दिस पिक्चर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम किस तरीके से इस बिगड़ी हुई तस्वीर को ठीक करेंगे और लोगों ने आपको बिलीव किया और आपको वोट दे दिए। अब मज़े की बात यह है कि उसके बाद आपने आके अब ये कहानी सुनानी शुरू कर दी है कि मैंने ये कर्जा इसलिए लिया है कि मैंने पिछलों के कर्जे उतारने थे। मुझे आप ये बताए हुए 17 साल आप हुकूमत में आने की तैयारी करते रहे थे, तो कख नहीं सी पता भाई आपने क्या करना है और कैसे करना है। आप तो कहते थे कि कर्ज लेने से पहले मैं खुदकुशी करूंगा। मैंने तो आपके समेत पूरी PTI की कैबिनेट में किसी बंदे को खुदकुशी करते हुए नहीं देखा, न KPK में। आपको पता है KPK ने भी अरबों डॉलर्स का कर्जा लिया, उधर भी किसी को खुदकुशी करते हुए नहीं देखा। तीसरी बात यह है कि आपने सऊदी अरब का भी मजाक उड़ाया, आपने चाइना का भी मजाक उड़ाया, अपने कंटेनर वाले जो
धरने के दौरान, मगर आज आपको वहीं पे घुटने टेकने पड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो समझते हैं कि ये सारे उल्लू बैठे हुए हैं। और मैं ये मार्केटिंग के जो होते हैं ना जी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक नफसियाती सी बात वो कहते हैं, एक जुमले को और एक चीज़ को जितना ज़्यादा हैमर करेंगे ना उतना लोगों के जहन में बैठ जाएगा, और शायद बैठ भी जाता। 3 साल तक अपोजिशन को चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, वो ज़रूर लोगों के जहन में बैठ जाता और लोग उनको यही चोर डाकू समझने लग जाते। अगर आपकी परफॉर्मेंस भी आप अगर 10-15% ही डिलीवर कर जाते तो शायद लोग आपकी ये बातें गौर से सुनते, क्योंकि आपने कख डिलीवर कोई नहीं किया। तो इसलिए ये जो आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि जी आप नफसियाती तौर पे लोगों के जहन में बिठा दें कि वो होंगे, चोर भी होंगे, डाकू भी होंगे, सजाएं सजाएं सजाएं, कितने बंदों को अभी तक आपने सजाएं दी है? Exactly, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नाम बताएं। टेक अ ब्रेक शेख वगैरह साहब, मैं हारून शेख साहब से पूछूंगा इस पे, और फिर आगे पेट्रोलियम के बहरान, कल हड़ताल अनाउंस की हुई है, इसकी भी तफसीलात जानेंगे कि हकायक क्या है, क्या मिसमैनेजमेंट हो गई है हुकूमत की तरफ से, क्या मामला है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन बड़े अहम सवालात तफसीलन कुछ माशी सूरत हाल से मुताल्लिक हैं, क्योंकि अब ये कंसर्न सबका है महंगाई को लेकर, मईशत को लेकर, क्योंकि मईशत नहीं चल रही, नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही, महंगाई बढ़ रही है, कुव्वत खरीद गिर रही है, तो इस वजह सबका कंसर्न है मईशत, और जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रही है बड़े पैमाने पे उसका इंपैक्ट सब पर पड़ रहा है। ये जो बयानात देते हैं हारून शरीफ साहब, अभी शेख वकास साहब से भी बात हो रही थी हमारी, जो हमने सुनाया वज़ीर साहब का बयान, वो कहते हैं साबिक जो कर्जे थे वो चोर थे, उनका एहतसाब होना चाहिए। अपने 16,000 अरब को वो जस्टिफाई कर देते हैं कि हमने तो कर्जे ज्यादा चुका दिए, इसलिए लिए थे। इसका हिसाब कौन देगा 16,000 अरब रुपए का? और ये फिर क्यों इस तरह कहते हैं चोर चोर चोर, जब ये खुद कर्जे बढ़ा रहे हैं? हारून शरीफ साहब, तो एक बेसिक इकोनॉमिक्स की 1-2 चीजें समझने की हैं जी। आपने लास्ट अपने सेगमेंट में टैक्स की भी बात की। देखें, जब टैक्सेस इसलिए वसूल किए जा रहे हो कि आपने हुकूमत का खर्चा चलाना है, तो उन टैक्सेस का अवाम की वेलफेयर पर इम्पैक्ट बहुत मिनिमल रहता है। कि जो टैक्सेस आपके आते हैं उस खर्चे से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर तो वो यील्ड करेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ तनख्वाहें दे रहे हैं और सूद पे कर रहे हैं और डे टू डे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। मेरा हिसाब है कि अभी हमारा टैक्स रेट बहुत ज्यादा है और बेस बहुत नैरो है। इसके लिए पब्लिक पॉलिसी के अंदर स्ट्रक्चरल शिफ्ट की जरूरत है। टैक्स घटाएं और बेस बढ़ाएं ताकि उसको हम स्पेंड कर सकें। अब आइए कर्ज के मतलब, मैंने तकरीबन 16-17 ममालिक में काम किया है। कोई भी मुल्क, मैंने ईस्ट एशिया को बड़ा क्लोजली देखा है, कोई भी मुल्क बोरोड मनी के ऊपर सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं करता है। अब हमारे पास चॉइसेस क्या है? हमारा मुल्क जो है वो डॉलर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें इंपोर्ट्स चाहिए होती हैं। हमारे 2 सोर्सेज जिनके ऊपर बेइंतहा तवज्जो की जरूरत है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ताकि अगर आपको वही इनफ्लो आ जाए तो आप उतना कर्ज कम लेंगे, लेकिन उसका आपको 2 फायदे हैं। एक तो वो वापस नहीं जाती है, और सेकेंडली वो टेक्नोलॉजी को भी लेकर आती है, जबकि कर्ज हमें वापस करना पड़ता है। जब हम अपने रिजर्व्स कर्ज पे बनाते हैं तो मार्केट्स हमें इस तरह पॉजिटिवली नहीं देखती। अगर वो एक्सपोर्ट की अर्निंग पे बने हो तो वो सस्टेनेबल है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरह के इनफ्लोज जो हैं वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज लाते हैं, किस तरह के इनफ्लोज जो हैं वो अनसर्टेनिटी की फिजा को कायम रखते हैं। अब सक्सेसेस गवर्नमेंट के लिए देखें, कर्ज लेना सबसे आसान काम है, क्योंकि दुनिया जहान के लेंडर आपको देने के लिए बैठे हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी को वो काम आता है। तो आपको जो गैप आता है, आपने पीएसडीपी को फंड करना होता है, हम वर्ल्ड बैंक एडीबी के पास चले जाते हैं। सिमिलरली गुर्बत को खत्म करने के लिए स्ट्रक्चरल पॉलिसीज के जिसके अंदर लोगों का आमदन बढ़े, उसकी बजाय कैश ट्रांसफर एक आसान काम है कि आप कैश बांट दीजिए। मैं ये सवाल ये रेज करना चाहता हूं कि ना इकोनॉमिक ग्रोथ कैश ट्रांसफर्स या चैरिटी से आती है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ कर्ज से आती है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ रिग्रेसिव और रिप्रेसिव टैक्सेशन से आती है। अब ये मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं? जो मुश्किल काम है, जो कोई हुकूमत, ये नहीं पहली हुकूमतें भी और ये भी, चले इस हुकूमत का तो ना तजुर्बाकारी को हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो असल काम ये है कि आबादी जिस तनासुब से बढ़ी है, हमारी प्रोडक्टिविटी और रियल सेक्टर उस तनासुब से नहीं बढ़ा है। हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 15% पे रुक गई है, जबकि हमारे कंपेटिटर्स की 30% को टच कर रही है।
अब मैं इसको एक एग्जांपल से क्लोज करूंगा। देखिए, आपने सऊदी अरब के रिलेशनशिप की पिछले सेगमेंट में बात की। जब मैं हुकूमत के साथ था, जो पैकेज डिस्कस हुआ था उसके अंदर डिपॉजिट भी था, ऑयल की डिफर्ड पेमेंट भी थी, और आपको याद हो 21 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई जी। जो मेरा कंसर्न ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। इस दफा जो ताल्लुकात भी रिवाइव हुए हैं, आप देखें फिर से घूम फिर के हमने डेट तो ले लिया है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट पे नहीं आते हैं। हम अभी 3 साल के अंदर प्राइवेटाइजेशन से एक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल नहीं बेच पाए। ना ये हम सब के लिए सवाल है कि क्या हमारे में सलाहियत नहीं है। हमारा आंसर ये है कि कर्ज की बजाय हम अपने एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी घटाएं और खर्चा भी घटाएं, और वो जो लोग आएंगे हमसे इक्वल टर्म के ऊपर उसके इन्वेस्टर उसके अंदर स्ट्रेटेजिक स्टेक्स लें। जैसे शौकत तरीन साहब ने कल कहा है कि मैं मैसिवली प्राइवेटाइजेशन करना चाहता हूं, लेकिन अब हुकूमत के आखिरी 1.5 साल में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुश्किल दिखाई देती है। तो मैं एक डायरेक्शन देना चाह रहा हूं, और जो अपोजिशन को भी चाहिए कि एक वाइट पेपर लिख के एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक सॉल्यूशंस दे, अदरवाइज ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी सही। अच्छा, और मैं लास्टली शेख साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्राइसिस पर क्राइसिस है, अभी वो उनकी लाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रही जो पेट्रोलियम डीलर के हैं, अभी पेट्रोल का क्राइसिस है, अफरा तफरी मची है, पूरे मुल्क में पंप बंद हो रहे हैं, रश बढ़ रहा है। सर ये क्यों हो रहा है इस हुकूमत में, इतने क्राइसिस, हर रोज एक नया क्राइसिस? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। कल पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से स्ट्राइक कॉल की गई है, और क्या गवर्नमेंट ने अब तक कोई उनसे रब्ता किया है? नहीं किया। मामला रिजॉल्व होंगे या बिगड़ रहे हैं मामला? कितनी देर की हड़ताल, कितने दिन की हड़ताल है? अब्दुल समी खान साहब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। समी साहब फरमाइएगा कि अभी तक अनाउंसमेंट और इस अफरा तफरी के बाद जो हम देख रहे हैं पंप्स पे हाल है, हुकूमत ने रब्ता किया अभी तक आपसे, या इस हड़ताल को वापस लेने के लिए, या आपके मुतालबात को मानने के लिए? मुझे शाम को सेक्रेटरी साहब का फोन आया था। अच्छा। और चेयरमैन ओगरा का भी आया था, और भी बहुत से फोन आए थे। तो मैंने उनको ये बताया कि साहब हम 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं इस्लामाबाद के, और हमसे वायदा किया गया कि हो जाएगा। आप हमारे जो मुतालबा था वो आपने पूरा नहीं किया,